क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख लेते हैं फर्स्ट संख्या और यहाँ पर सेकंड संख्या, क्योंकि प्रश्न में दो संख्याओं के बारे में ही दिया हुआ है। यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 4/5 अनुपात 5/6। तो यहाँ पर पहले तो हम इस अनुपात को ठीक प्रकार से लिख लेते हैं, यानी कि जो ये बट्टे में संख्याएं आ रही है ना, ये बट्टे में संख्याएं नहीं आनी चाहिए। तो इनको हटाया कैसे जाता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बट्टे में 5 और यहाँ पर 6 आ रहा है और हम ऐसा कह रहे हैं कि ये बट्टे में नहीं आना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, 5 और 6 का लैसे लेना चाहिए। 5 और 6 का लैसे कितना होता है, आपको पता है कि 30 होता है। तो जो लैसे यहाँ पर 30 आया ना, लैसे का अगर हम गुणा यहाँ पर कर देंगे ना अनुपात में, यानी कि 30 का गुणा अगर हम कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बट्टे में जो 5 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, 5 और 6 का लैसे ले लिया। तो यहाँ पर लैसे 30 आ गया और लैसे का ही गुणा क्या कर दिया, इस अनुपात में कर दिया, जिससे कि अब यहाँ पर 5 से 30 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 6, और 6 से यहाँ पर 30 कटेगा 5 बार। और अब ये जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 6 से होगा तो 24, और यहाँ पर दूसरे संख्या का अनुपात कितना आएगा, 5 गुणा 5 करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 25। तो आपने ये देखा कि जो यहाँ पर प्रश्न में अनुपात दिया हुआ था इसको हमने बदल दिया और अब ये अनुपात क्या आ गया है, 24/25 आ गया है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 24/25 आया है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा ये गया है कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है, दूसरी संख्या से की जा रही है, लेकिन तुलना किसकी की जा रही है, पहली संख्या की जा रही है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि पहली संख्या यहाँ पर कम है या फिर अधिक है। पहली संख्या को आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या से कम है, लेकिन कितना कम है, 1 यूनिट कम है। आप देख सकते हो दूसरी संख्या अगर यहाँ पर 25 है तो पहली संख्या यहाँ पर 24 है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कम है, लेकिन कितना कम है, 1 यूनिट कम है। लेकिन यहाँ पर जो तुलना की जा रही है वो दूसरी संख्या से की जा रही है और आंसर हमें परसेंटेज में देना है। तो यहाँ पर हमें बट्टे में लिखना होगा दूसरी संख्या को, क्योंकि तुलना यहाँ पर दूसरी संख्या से की जा रही है। तो बट्टे में हमने 25 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही ना, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। अब 25 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कटेगा 4 बार और ये आंसर आ जाएगा 4%। लेकिन ध्यान दीजिए प्रश्न में पूछा ये गया था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है। तो यहाँ पर तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कम है, लेकिन कितने परसेंटेज कम है, 4% कम है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न में तीन संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेते हैं। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जो दो संख्याएं हैं ना वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो तो कितनी है, 100 है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पर जो दो संख्याएं लिखी हुई है तो यहाँ पर एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो यहाँ पर जैसे क्रमशः लिखा हुआ है ना, तो क्रमशः लिखा हुआ है तो ये 25% तो पहली संख्या के लिए है और 65% यहाँ पर दूसरी संख्या के लिए है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो पहली संख्या या फिर जो दूसरी संख्या है उसके बारे में ऐसा दिया हुआ है कि ये तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो पहली संख्या तो तीसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, 25%। अगर पहली संख्या यहाँ पर अगर हमने तीसरी संख्या 100 मानी है ना, तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, क्योंकि तीसरी संख्या से 25% अधिक है। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है, तीसरी संख्या से 65% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर यहाँ पर 100 है ना, तो फिर दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 165, क्योंकि तीसरी संख्या से 65% अधिक है। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहली संख्या
और दूसरी संख्या का ये अनुपात क्या होगा, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो 125 अनुपात हमें 165 ज्ञात करना है। लेकिन अब ये हम इसको सरल रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि ये 5 के पहाड़े से दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 25, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आपको पता है कि ये 33 बार कटेगा 5 के पहाड़े से। तो यहाँ पर पहली संख्या और ये दूसरी संख्या का जो ये अनुपात आया है वो कितना आया है, 25:33 आया है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है और इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, बी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ए बी सी और डी के बीच में संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ए और बी के बीच में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला संबंध जो दिया हुआ है वो ए और बी के बीच का दिया हुआ है। ए बी से 20% अधिक है, यानी कि ए जो है ना वो अधिक है, और किससे अधिक है, बी से। और कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 20/100 होता है। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये 1/5 के बराबर आ जाता है। तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है ये वैल्यू तो हम मान रहे हैं बी की, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि जो ए है वो बी से 20% अधिक है। तो 5 का अगर 20% निकाला जाता है ना तो ये 1 के बराबर आता है। अगर बी को हमने यहाँ पर 5 यूनिट माना है और ए तो बी से 20% अधिक है, यानी कि 1 यूनिट अधिक है। तो अगर यहाँ पर हमने बी की वैल्यू 5 यूनिट मानी है ना, तो ए की वैल्यू तो बी से 1 यूनिट अधिक होगी, क्योंकि 20% अधिक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6 यूनिट। तो इस तरह से ए अनुपात बी कितना आएगा, 6:5 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी कितना है, 6:5 है। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि बी सी से 25% अधिक है। तो यहाँ पर बी और सी के बीच का संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये परसेंटेज दिया हुआ है इसको तो पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो 25% है ना, तो प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना है तो बट्टे में हम 100 लिखेंगे। और जब इसको हल किया जाएगा, यानी कि 25 के पहाड़े से हम इसको काटेंगे तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो 25% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि हमें बी और सी के बीच में अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी अनुपात सी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो बी है ना वो सी से 25% अधिक है, सी से अधिक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर जो बट्टे में लिखी हुई है उसको माननी है। हम यहाँ पर 4 यूनिट मान लेंगे सी की वैल्यू, लेकिन बी तो अधिक है ना और 25% अधिक है। तो 4 का 25% होता है 1 के बराबर। अगर सी की वैल्यू 4 है और यहाँ पर बी जो है वो सी से 25% अधिक है, यानी कि 1 यूनिट अधिक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू अगर 4 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी ये 5, और बी और सी के बीच में अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। तो आपको अब ये पता लग गया कि ए अनुपात बी तो कितना है, 6:5, और बी अनुपात सी कितना है, 5:4। तो यहाँ पर आपको पता है कि अब हम लिख देते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए और बी के बीच का अनुपात कितना है, 6:5 है, और बी और सी के बीच का जो अनुपात है वो 5:4 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बी का अनुपात तो 5 ही है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी 6:5:4। इस तरह से हम यहाँ पर इन तीनों के बीच का अनुपात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 6:5:4 है। अब आगे आप देखिए लिखा हुआ है सी और डी के बीच में संबंध दिया हुआ है। तो सी अनुपात डी भी हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। तो इसी प्रकार सी जो है वो डी से 60% कम है। तो 60% का अगर भिन्न रूप निकाला जाएगा तो 60/100 के बराबर आएगा। और जब इसको हल किया जाएगा, 20 के पहाड़े से काटा जाएगा तो ये 3/5 के बराबर आ जाएगा। तो 60% की वैल्यू किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहा गया है कि जो सी है ना वो डी से कम है। तो यहाँ पर ये जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू तो हमें डी की माननी होगी, लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि सी तो कम है, और कितना कम है, 60%। तो 5 का 60% होता है 3 के बराबर। यानी कि अगर 5 यूनिट यहाँ पर डी की वैल्यू है ना, और यहाँ पर सी की वैल्यू डी की वैल्यू से 60% कम है, यानी कि 3 यूनिट कम होगी। 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सी और डी के बीच में जो ये अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:5 आएगा। तो यहाँ पर आप
आपको ये अब पता लग गया है कि C अनुपात D, यहाँ पर तो 4 था, और आपको ये पता लग गया कि C अनुपात D कितना आएगा, यहाँ पर अनुपात आएगा ये 2 अनुपात 5। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं C अनुपात D, और यहाँ पर जैसे C का अनुपात 2 आया है और D का अनुपात कितना है 5, तो इस तरह से हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि अनुपात है, लेकिन C का अनुपात यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर 2 है। ये वैल्यू जो है ना बराबर होनी चाहिए, और बराबर वैल्यू कैसे की जाएगी, जब हम इस अनुपात में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये जो नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा, A का अनुपात तो 6 ही रहेगा, B का अनुपात 5 रहेगा, C का अनुपात देखिए यहाँ पर 4 था, और अब 2 में जब 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर भी C का अनुपात तो 4 ही हो गया है, और D का अनुपात कितना है, 5 गुणा 2 करने पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इन चारों के बीच में अनुपात निकाल लिया है, और ये कितना आया है, 6 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 10। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अब आगे आप ये देखिए कि हमें ज्ञात ये करना है कि B अनुपात D क्या होगा। तो अब आपको पता है ना कि हमारे पास B का अनुपात भी है और D का अनुपात भी, और कितना है, B का अनुपात तो 5 है और D का अनुपात कितना है, 10 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अनुपात 10, और जब इसको हल किया जाएगा तो ये अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1 अनुपात 2, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर वस्तु को बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर वस्तु को खरीदा। तो यहाँ पर जो भिन्न है वो है 13/15। तो यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है 15 ना, इसको तो हम मान रहे हैं विक्रय मूल्य, और ऐसा कहा गया है कि विक्रय मूल्य का 13/15 मूल्य पर एक वस्तु को खरीदा गया है। तो विक्रय मूल्य अगर 15 है और 15 का अगर 13/15 किया जाएगा तो यहाँ पर 15 से 15 तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर फिर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप यहाँ पर भिन्न से भी समझ सकते हो कि बट्टे में जो 15 लिखा हुआ है इसको हमने विक्रय मूल्य मान लिया है, तो यहाँ पर अंश में जो 13 लिखा हुआ है ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो प्रश्न में जो ऐसा कहा गया है ना कि विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी गई है, तो यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य मान लिया है 15 और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना आ गया है, 13 आ गया है। तो इस तरह से आपने ये समझा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो ये संबंध आया है वो कितना आया है, 13/15 था ना ये, तो बट्टे में जो 15 लिखा हुआ था इसको तो मान लिया विक्रय मूल्य, और अंश में जो 13 था ये क्या हो गया है, क्रय मूल्य। तो इस तरह से यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध आ गया। लेकिन अब प्रश्न में तो ऐसा कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचना है, यानी कि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य 15 तो है, लेकिन 15 रुपये में वस्तु को नहीं बेचना, इस मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचना है। तो पहले तो हम ये पता लगाए ना कि 15 का 12% किसके बराबर होगा, तभी तो हम उसमें अधिक मूल्य जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 15 का 12% निकालेंगे और ये देखते हैं कि कितना मूल्य आता है। तो यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं, तो 5 दिया 15 और यहाँ पर आ जाएगा 20। 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा ये 1.8 के बराबर। तो आपको अब पता लग जाना चाहिए कि 15 रुपये में अगर 12% अधिक हमें करना है ना, तो कितना रुपये अधिक करना होगा, 1.8 रुपये अधिक करना होगा, या फिर 1.8 यूनिट अधिक करना होगा। तो यहाँ पर जो ये नया विक्रय मूल्य आएगा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचना है वो मूल्य क्या होगा, 15 में 1.8 जोड़ेंगे तो ये मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 16.8 रुपये। तो आपको यहाँ पर यही समझना था कि 13 रुपये की वस्तु है उसको 15 में नहीं बेचना है, 15 से 12% अधिक यानी कि 15 में 1.8 रुपये जोड़ने हैं। तो यहाँ पर ये नया विक्रय मूल्य आएगा 16.8 रुपये, और इस मूल्य पर ही वस्तु को बेचना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लाभ ही हो रहा है, और आप देखो प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पर कि 13 रुपये की वस्तु है
और उसको बेचा कितने में है, 16.8 में बेच दिया है। तो यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 3.8 का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 3.8 रुपए या फिर 3.8 यूनिट का लाभ हुआ है, लेकिन आंसर हमें परसेंटेज में देना है। तो आपको पता है कि 3.8 का लाभ हुआ है। पट्टे में हमें लिखना होगा क्रय मूल्य, क्योंकि आंसर हमें लाभ प्रतिशत का निकालना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे। तो अब हमें इसको हल करना होगा और आंसर पता लगाना होगा कि क्या होगा। 3.8 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है, पट्टे में हमने लिखा क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई हमने किया 100 से। यहाँ से दशमलव हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 10, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब 38 का गुणा 10 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। और बट्टे में क्या है, 13। तो 380 में हम 13 से भाग देते हैं कि कितना आता है, 13 दूनी 26 होता है। आपको पता है कि यहाँ पर फिर कितना आएगा, 12, और यहाँ पर आ जाएगा 0। 13 नम्मा 117 होता है, फिर यहाँ पर 117 तो चला ही गया, फिर बचा कितना, 3। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर आएगा 13 दूनी 26। आप आंसर को देख सकते हो कि आंसर हमारा आ ही गया है नज़दीक। तो देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 29.23, लगभग हमारा आंसर आ ही चुका है। आगे भी हम हल कर सकते हैं, जैसा कि 13 दूनी 26 तक तो आ ही गया है, फिर 13 तिया 39 आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है 29.23%, और यही हमारा आंसर यहाँ पर आया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसमें हानि होती है, और कितने परसेंट हानि होती है, 25% हानि होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब आपको पता है कि यहाँ पर 25% क्या है, ये हानि है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत को हम बदलेंगे किस में, भिन्न में, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे तो प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो इसके लिए हमें लिखना होगा 25, और परसेंट तो हमें हटाना ही है, और इसके स्थान पर हम बट्टे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब हम इसको हल कर सकते हैं, यानी कि किसी पहाड़े से हम इसको काट सकते हैं। 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो 25% का भिन्न रूप होता है 1/4 के बराबर। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में जो ये हानि प्रतिशत दिया हुआ है ना, ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 25% बराबर क्या है, 1/4 है ना। तो बट्टे में जो ये 4 लिखा हुआ है इसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये हानि दी हुई है ना, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। तो बट्टे में जो 4 लिखा हुआ है इसको हम क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। अब आपको पता है कि विक्रय मूल्य के 25% पर हानि हो रही है, और विक्रय मूल्य कितना है, 4। तो 4 का अगर 25% निकाला जाएगा तो यहाँ पर ये 1 के बराबर आएगा। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है और 25% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के 25% पर हानि हो रही है, यानी कि 1 यूनिट की हानि हो रही है। और 1 यूनिट की हानि तभी हो सकती है जब यहाँ पर 4 यूनिट तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो और 5 यूनिट यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य हो। यानी कि यहाँ पर वस्तु खरीदी गई हो 5 रुपये में और वस्तु बेच दी गई हो 4 रुपये में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो यहाँ पर अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात करना है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालेंगे या फिर हानि प्रतिशत निकालते हैं तो वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन प्रश्न में आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य के 25% हानि पर। तो यहाँ पर जो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना, हानि प्रतिशत तो प्रश्न में दिया हुआ है 25%, लेकिन यहाँ पर वास्तविक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें जो हानि ज्ञात करनी है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, वो क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हानि तो हो रही है 1 यूनिट की, और आपको बता दिया गया है कि वास्तविक हानि प्रतिशत यानी कि क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। तो बट्टे में हमें क्रय मूल्य लिखना होगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कट जाएगा 20 बार, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो प्रश्न में पूछा गया था वास्तविक हानि प्रतिशत। वैसे तो हानि प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ था 25%, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ था। वास्तविक हानि प्रतिशत में हमें जो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना था वो क्रय मूल्य पर निकालना था, और आंसर यहाँ पर आ गया है 20%। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।